नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या चीज है, क्या नहीं है, पूरी फीलिंग आने वाली है, बने रहे। स्ट्रेस का मतलब अगर मैं हिंदी में बात करूं तो प्रतिबल। हमने कॉमन लाइफ के अंदर स्ट्रेस को प्रतिबल नहीं कहा, हमने स्ट्रेस को कहा है तनाव। आज हम पहले अपने अंदर के तनाव के बारे में बात करते हैं, फिर बात करेंगे ये फिजिक्स का स्ट्रेस क्या है। आप मुझे ये बताइए, आप में तनाव क्यों आता है? तो आप कहेंगे सर हम में तनाव क्यों आता है? सर मैं 95% लेना चाहता था, 55 आई, तनाव आ गया। सर मैं ना कृति से शादी करना चाहता था, कृति किसी और की हो गई, मेरे में तनाव आ गया। ऐसे ना जाने कितने ही क्वेश्चन कहोगे आप। इन सबका मैं एक सॉल्यूशन बताता हूं, एक लाइन में जवाब दूं। जो आप चाहते हैं अगर वो ना हो तो किसी वस्तु में क्या आता है, आप में क्या आता है? तनाव आता है। जो आप चाहते हैं वो चीज नहीं हो तो आप में क्या आता है? तनाव आता है। मान लो आप क्या चाहते हो, आप आईएएस बनना चाहते हो, आप आईएएस नहीं बने, आप में तनाव आएगा। तो जो आप चाहते हो वो वजह अलग अलग हो सकती है, पर तनाव का एक ही कारण है। जो आप चाहते हो वो नहीं होता है तो आप में क्या आता है? तनाव आता है। तो बस बात खत्म है। तनाव का कारण क्या है? तनाव का कारण है सर जो हम चाहते हैं वो ना हो तो तनाव आता है। और तनाव में आप करते क्या हो? तनाव में आप विरोध करते हो। किस चीज का विरोध करते हो? जैसे मैं तैयारी कर रहा था, मेरे घर वालों ने मेरे को पैसे दे दिए, टीचर ने सही पढ़ाया, पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो होगा क्या? मैं खुद का ही विरोध करूंगा। तो तनाव में इंसान क्या करता है? खुद का ही विरोध करता है। जैसे घर वालों की ड्यूटी थी पैसे देना, उन्होंने दिए। कोचिंग वालों की ड्यूटी थी पढ़ाना, उन्होंने पढ़ाया। अगर वो नहीं पढ़ाते तो साथ वालों का सिलेक्शन नहीं होता। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? कमी कहाँ पे है? मेरे में। मैं चाहता था क्या? सिलेक्शन करवाना। तो मैं चाहता था सिलेक्शन करवाना, सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं खुद का विरोध करूंगा, तो मेरे में आएगा तनाव। तो मेरे में क्या आएगा? तनाव। तो हमने सिंपल रूटीन लाइफ से एक बात सीख ली कि तनाव या स्ट्रेस कब आती है? जो हम चाहते हैं वो ना हो तो हमें क्या आता है? तनाव। और हम तनाव में करते क्या है? हम तनाव के अंदर विरोध करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के अंदर स्ट्रेस क्या है इसके बारे में। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मैं इसको खींचना चाहता हूं। मैं इसको क्या करना चाहता हूं? खींचना चाहता हूं। मेरे को जोर आ रहा है। मान लो मैं इस ऑब्जेक्ट को खींचना चाह रहा हूं, मेरे को क्या आ रहा है? जोर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये खींचना नहीं चाहता। अगर ये खींचना चाहता तो ये मेरे को जोर नहीं आता। मान लो आपके पास कोई बैठा है, आप उसको कह दो उठ जा, आपने फोर्स लगाया, वो उठ गया, आपको कोई जोर नहीं आया। बट अब आपने उसको कह दिया कि तेरे को उठना नहीं है। अब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो आपको क्या आएगा? जोर। क्यों जोर आ रहा है? क्योंकि वो उठना नहीं चाहता, इसलिए आपको जोर आ रहा है। मैं अब इसको खींचना चाहता हूं, क्या इसकी लेंथ बढ़ गई? क्या नहीं बढ़ रही, मेरे को जोर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बढ़ना नहीं चाह रहा है। और ये क्या चाह रहा है? जैसा हूं वैसा ही रहूं। न्यूटन ने भी कहा है, जो जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहता है। अगर ये बढ़ना चाह रहा होता तो हमें इसको खींचने में जोर नहीं आता। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई, हम इसको खींचना चाहते हैं बट ये खींचना नहीं चाहता है। अगर ये खींचना चाहता तो हमें जोर नहीं आता। तो एक बात क्लियर है कि ये खींचना नहीं चाहता। आप इसको क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। तो इसमें क्या आएगी? स्ट्रेस आएगी। तो इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस डेवलप होगी। अब मैं इसको यहां से ऐसे खींचता हूं, क्या इसमें स्ट्रेस आई? क्या नहीं आई?
क्यों? ये चाहता है मैं खींचूं नहीं, पर आपने इस पे जैसे ही फोर्स लगाया ये आगे बढ़ गया। इसकी लोकेशन चेंज हुई है, शेप और साइज चेंज नहीं हुआ। स्ट्रेस तभी डेवलप होगी जब इसकी शेप और साइज चेंज हो। और शेप और साइज चेंज कब होगी? जब आप इसको एक साइड से पकड़ ले और फिर फोर्स लगाएं। अगर आप बिना पकड़े इसको फोर्स लगाएंगे तो इसकी शेप और साइज चेंज नहीं होती है। और ये चाहता क्या है? इसकी शेप और साइज चेंज ना हो, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। तो स्ट्रेस डेवलप करने के लिए इसकी डिजायर के खिलाफ काम करना पड़ेगा। और इसकी डिजायर क्या है? मैं जिस शेप और साइज में हूं उसी में रहूं। अब मैंने इसको इधर से पकड़ लिया, अब खींच रहा हूं, अब इसकी लेंथ बढ़ रही है। अब इसके अंदर क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस डेवलप होगी। तो जब भी हम स्ट्रेस की बात करेंगे तो हम अपने डायग्राम के ऊपर ऐसे इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ की है, ये क्या बताती है कि ये ऑब्जेक्ट इस साइड से फिक्स है। तो जिस भी बुक को आप पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस पे ऐसे इंक्लाइंड लाइंस ड्रॉ की हुई है। क्यों? इसका मतलब है ये इधर से फिक्स है। अगर ये इधर से फिक्स नहीं होता, अब आप इसको खींचोगे, इसकी शेप चेंज होगी। क्यों? इधर से पकड़ लिया, अब इसको खींचोगे, अब इसकी लेंथ बदलेगी। और ये क्या चाहता है? लेंथ नहीं बदलना। तो लेंथ नहीं बदलना चाहता है तो इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस। अगर आप ऑब्जेक्ट ऐसे है, इधर से इस पे फोर्स लगा दिया तो अब इसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी मेरे लाल, ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ मूव कर जाएगा, ये नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट देगा। ये क्या चाहता था? शेप और साइज ना बदले। क्या बदली? क्या नहीं बदली, इसकी तो लोकेशन बदली है। तो इसमें स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगी। और जब डेवलप नहीं होगी तो हम स्टडी किस बात की करेंगे? तो स्ट्रेस डेवलप करने के लिए जरूरी चीज क्या है? शेप और साइज कुछ ना कुछ उसका चेंज होना चाहिए, चाहे शेप बदले चाहे साइज बदले। अगर शेप और साइज दोनों नहीं बदल रहे तो स्ट्रेस डेवलप होने का मतलब ही नहीं है। तो कम से कम एक चीज बदलनी चाहिए। और अगर आपको इसकी शेप और साइज बदलनी है तो एटलीस्ट इसका एक एंड आपको फिक्स करना पड़ेगा। अब आप इसको इधर से होल्ड करके खींचोगे तो इसकी शेप और साइज बदलेगी। और हमने एक बात क्लियर है, हमने हमारे खुद से सीखा है कि अगर आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ हो तो स्ट्रेस डेवलप होती है। इसकी क्या डिजायर थी कि शेप और साइज में चेंज नहीं हो। अब यहां यहां इसके शेप और साइज में चेंज नहीं हो रहा है तो स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुई। यहां आपने इसको फिक्स कर दिया, अब फोर्स लगाया तो इसकी शेप और साइज में चेंज आया है। तो अब इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस होगी। तो जब भी हम स्ट्रेस पढ़ेंगे तो जितने भी डायग्राम बनेंगे उनके अंदर मैं क्या करूंगा? इसके एक एंड को क्या करूंगा? फिक्स करूंगा। मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसके इस एंड को क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब मैंने इसको पकड़ के खींच दिया, टेंसाइल फोर्स लगा दिया। फोर्स का नाम क्या है? एफ। कोई कहेगा गुरुजी मैं तो पिंचूंगा। क्या करूंगा? पिंचूंगा। अरे दबाने को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? पींचना कहते हैं। गुरुजी आप फिजिक्स की एसटीसी करोगे करोगे, साथ में हमारी हिंदी की और एसटीसी करो। यार मेरे लाल मस्त रहे, तो टेंशन किस बात की है? कहा गुरुजी मैं तो ऐसे फोर्स लगाऊंगा। ये फोर्स कैसे है? खींचने वाला। ये फोर्स कैसे है? दबाने वाला। खींचने वाले को बोलते हैं तनन। हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे लाल? तनन। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेंसाइल। दिस फोर्स इज टेंसाइल फोर्स एंड दिस वन इज कंप्रेसिव फोर्स। अगर आप प्रेस करते हो, कंप्रेस करते हो, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं? कंप्रेसिव फोर्स। और हिंदी में क्या बोलेंगे? संपीड़न बल। क्या बोलेंगे? संपीड़न बल। चाहे आप खींचो चाहे आप दबाओ, तो इसके अंदर क्या डेवलप होने वाली है? स्ट्रेस तो डेवलप होने वाली ही है। अब आप इसको खींच रहे हो तो ये इस चीज का क्या करेगा? विरोध करेगा। तो विरोध करेगा कैसे?
एक फोर्स लगाएगा, इस फोर्स को क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। और ये कैसे फोर्स लगाएगा? उल्टे डायरेक्शन में लगाएगा। ये फोर्स भी कैसा है? रीस्टोरिंग फोर्स है। अगर आप इसको पुल कर रहे हो, ये पुल नहीं होना चाहता है, तो इसमें क्या डेवलप होगी? स्ट्रेस। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया क्या है? ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लिया? ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या होता है? आप जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप किनारे से देखिए, एंड से देखिए, ये है ऐसा, इसको आप एंड से देखेंगे तो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा। तो ये रेक्टेंगल इसका क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस कट कर दो, सेक्शनल, तो जैसा आपको सरफेस दिखेगी, दैट एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये मार्कर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कैसा दिख रहा है? सर्कल दिख रहा है। तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए? पाई आर स्क्वायर। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे दिख रहा है आपको? या स्क्वायर दिख रहा होगा या रेक्टेंगल। यहां से जो एरिया दिख रहा है, दैट एरिया इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखो, मान लिया इनका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? ए। आपने कई से फोर्स लगा दिया, आई से। इस फोर्स के कारण इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी। मान लिया इनिशियल लेंथ कितनी थी? एल। कितनी लेंथ बढ़ गई? डेल्टा एल। ये क्या चाहता था? लेंथ नहीं बढ़े, शेप साइज में कोई चेंज नहीं आए। बट जैसे ही आपने फोर्स लगाया, इसकी शेप और साइज में क्या आ रहा है? लेंथ बढ़ गई तो साइज में चेंज आ गया। तो अब इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी। तो स्ट्रेस होगी तो ये क्या करेगा? इस चेंज का क्या करेगा? अपोज करेगा, रेजिस्ट करेगा। कैसे रेजिस्ट करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा। इस फोर्स को मैं बोल देता हूं एफ डैश। दिस फोर्स इज रीस्टोरिंग फोर्स और दिस वन इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ये रीस्टोरिंग फोर्स ही एक्चुअल में क्या है? स्ट्रेस है। ये जो अपने शेप और साइज में चेंज का विरोध है ना, वही क्या है? स्ट्रेस है। तो ए एरिया पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है? एफ डैश। तो यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगेगा? एफ डैश बाई ए। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। अगर मैं सिंपल अब डेफिनेशन पे बात करूं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम में बात करूं, तो स्ट्रेस क्या होती है? स्ट्रेस होती है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हिंदी में लिखूं, एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। किसकी मां? सिग्मा। किससे दर्शाते हैं? सिग्मा। ये जो सिंबल बनाया है आपने आधे नल वाला, इसी को क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो हिंदी मीडियम वालों इसको किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। अब मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, पहले की रामलीला छोड़ो, वो तो ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए था। एक्चुअल में स्ट्रेस यहीं से स्टार्ट है। आपने इस पे कितना फोर्स लगा दिया? एफ फोर्स लगा दिया। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। तो
इस फोर्स के कारण इसकी लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आएगा। मान लिया कितना इंक्रीमेंट आया, डेल्टा एल। तो शेप साइज चेंज हो गई, तो ये इस शेप और साइज में चेंज का क्या करेगा, विरोध करेगा। कैसे, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के। तो ये फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्ट्रेस क्या होती है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। गुरुदेव स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, एफ डैश, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ए। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ डैश अपॉन ए। अब दिक्कत ये है, इंटरनल फोर्स है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू, या magnitude of restoring force is always equal to the magnitude of deforming force, and their direction is always opposite to each other. It means F dash is equal to F. The magnitude of restoring force is equal to the magnitude of deforming force. तो मैं F dash की जगह क्या लिख सकता हूं, F लिख सकता हूं। F dash की जगह क्या लिख सकता हूं, F। सिग्मा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। दिस इज द न्यू फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ये कौन सा फोर्स है, ये कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स। ये फोर्स कौन सा है, डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप कभी ये नहीं बोलेंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले विरूपक बल को प्रतिबल कहते हैं, नहीं। इंग्लिश में कहूं तो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। हमने इसके इक्वल क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एफ डैश की वैल्यू नहीं थी। हमें इतना पता था कि बाहर वाले फोर्स के बराबर होता है अंदर वाला फोर्स, इसलिए हमने एफ डैश की इक्वल क्या रख दिया, एफ कर दिया। वास्तव में स्ट्रेस क्या है, विरोध है। किस में विरोध है, अपोज है, किसका, शेप और साइज में चेंज का। अगर वो विरोध है तो डिफॉर्मिंग फोर्स तो क्या कर रहा है, खुद उसकी शेप और साइज में चेंज कर रहा है। तो डेफिनेशन तो वही सही है, रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को ही प्रतिबल कहते हैं। बट हमारे को कैलकुलेट करने के लिए एफ अपॉन ए। अब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो अंदर फोर्स कितना होगा, ये तो सीधी सी बात है, बाहर वाले फोर्स के इक्वल ही तो होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो एफ डैश किसके इक्वल हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला सिंपली क्या आ गया, एफ बाई ए। एफ इज डिफॉर्मिंग फोर्स, एरिया इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं इसकी बात करूं यूनिट की, फोर्स होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या बन गए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए, अगर आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहते हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होगा, तो न्यूटन क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या फॉर्मूला बना, किलोग्राम मीटर माइनस 1 सेकंड माइनस 2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया सर, m1 l minus 1 t minus 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस। प्रतिबल के लिए वीमा सूत्र, df का मतलब क्या है, वीमा सूत्र है। तो ये क्या बन गया, m1 l minus 1 t minus 2। ये एक टेंसर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर को हिंदी में कहूं तो, अब देखिए एक बार मैं बता देता हूं। प्रदिश, हिंदी में कहूं तो इसको क्या बोलते हैं, प्रदिश राशि। गुरुजी अदिश
सुना है, सदिश सुना है, परदिश क्या होता है? परदिश एक, वैसे तो बहुत अलग ही टॉपिक है, इसको समझाना आसान नहीं है इतनी जल्दी, पर मैं आपको एक बार छोटे से एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे आपने लड़का देखा है, आप 1 मिनट में रिकॉग्नाइज कर दोगे ये लड़का है। आपने लड़की देखी है, 1 मिनट में आप रिकॉग्नाइज कर दोगे कि ये लड़की है। पर आपने थर्ड कैटेगरी भी देखी है, कौन है? किन्नर, जिसको आप ट्रांसजेंडर बोलते हो। आप उन ट्रांसजेंडर को किसी एंगल से देखते हो तो वो लड़का लगता है, किसी एंगल से देखते हो तो वो कैसे लगती है? लड़की। ना तो वो पूरी तरीके से लड़का है और ना ही पूरी तरीके से क्या है? लड़की। ऐसे इंसान को हमने क्या नाम दिया? ट्रांसजेंडर। समझ रहे हो कि नहीं? सेम हमारे पास है, एक राशि होती है अदिश राशि, एक राशि कैसी होती है? सदिश राशि, मतलब स्केलर और वेक्टर। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है तो कभी हमें लगती है स्केलर, कभी हमें लगती है वेक्टर। ना तो वो पूरी तरीके से स्केलर है और ना ही पूरी तरीके से क्या है? वेक्टर है। तो ऐसी टाइप को हमने क्या बोल दिया? प्रदिश राशि। टी फॉर टेंसर, टी फॉर ट्रांसजेंडर। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने क्या बोल दिया? प्रदिश राशि, जो कभी हमें लगती है अदिश है, कभी हमें लगती है सदिश है। तो कुल मिला के मैं कहूं तो प्रदिश राशि क्या है? फिजिक्स का हिंजड़ा है। मार्केट में थू थू तो होगी, पर ये अभी आपको कम टाइम के अंदर समझाने का इससे अच्छा तरीका नहीं था। ठीक है, तो प्रदिश का मतलब है जो ना पूरी तरह अदिश है, ना पूरी तरह सदिश है, या डायरेक्शन बदलने के साथ जिनके मैग्नीट्यूड बदल जाते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती है? प्रदिश राशियां। बहुत सी बुक्स के अंदर इसको स्केलर क्वांटिटी बताया है, बट एक्चुअल में ये कैसी राशि है? प्रदिश राशि ही है, टेंसर क्वांटिटी ही है। हाँ, प्रेशर की बात करें, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है, वो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। उस पर डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। अभी हमारे लिए ये एकदम सही है कि स्ट्रेस कैसी है? प्रदिश राशि है, टेंसर क्वांटिटी है। तो अब मैं 1 मिनट में समराइज कर देता हूं। पहले स्ट्रेस क्या है? फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। डिनोट कैसे करते हैं? सिग्मा से। किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए। फॉर्मूला क्या है? एफ अपॉन ए। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L-1 T-2। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस के टाइप्स तो बहुत है, जैसे आप हायर क्लासेस में जाएंगे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस मिलेंगे, बट 11th 12th नीट जेई लेवल के लिए हमारे लिए सिर्फ 2 टाइप्स काफी है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस और एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस और एक है शियर स्ट्रेस। अभिलंब प्रतिबल और दूसरा कौन सा है? अपरूपण प्रतिबल। कुछ किताबों में जैसे एनसीईआरटी में एक तीसरा टाइप और दिया हुआ है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हिंदी में बात करूं तो जलीय प्रतिबल। पर हमारे सब प्रॉब्लम्स इन 2 स्ट्रेस को सीखने से सोल्व हो जाएंगे, तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम पढ़ लेंगे। उसके अलावा और भी स्ट्रेस होती है, बेंडिंग स्ट्रेस होती है, टॉर्सनल स्ट्रेस होती है, जैसे किसी को मोड़ते हैं तो भी उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है, किसी को इस प्रकार से रोटेशन देते हैं, पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं तो भी उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। दैट स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेस। बट वो हायर क्लासेस की बात है, अपने को इतना डिटेल में नहीं सीखना है, तो हमारे सब कंपटीशन में ये 2 ही कवर कर जाएंगे। तो अब 1 बाय 1 इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन है नॉर्मल स्ट्रेस। तो पहला प्रतिबल कौन सा है? नॉर्मल स्ट्रेस। नाम क्या है? हिंदी में बात करूं तो अभिलंब प्रतिबल। अरे कौन सा प्रतिबल है?
गुरुदेव अभिलंब प्रतिबल है। अभिलंब का मतलब क्या होता है? एन फॉर नॉर्मल, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री पर। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री पर फोर्स लगा देंगे तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी तो उसको क्या कहेंगे? नॉर्मल स्ट्रेस। जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने फोर्स लगा दिया एफ, इसको इधर एक तरफ से फिक्स करना पड़ेगा, जब तक फिक्स नहीं करोगे तो इसमें स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए। इस पे फोर्स कितना लगा दिया? एफ। ये फोर्स देखो इस पे कितने डिग्री पर लग रहा है? 90 डिग्री पर। अगर ये फोर्स इसके परपेंडिकुलर हो तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। द स्ट्रेस विच इज परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लंबवत होती है उस प्रतिबल को ही क्या बोलते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस। द स्ट्रेस which is generated due to normal force is known as नॉर्मल स्ट्रेस। जो लंबवत बल के कारण प्रतिबल पैदा होता है उसी प्रतिबल को क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिबल बोलते हैं। अब अभिलंब प्रतिबल है तो सीधी सी बात है, स्ट्रेस क्या हो जाएगा? अभिलंब प्रतिबल क्या हो जाएगा? नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं इसको लिख दूं नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है पुत्र? नॉर्मल स्ट्रेस होती है नॉर्मल फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। हिंदी में बात करूं तो अभिलंब प्रतिबल किसके बराबर होता है? लंबवत बल बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र, ये होता है। तो फॉर्मूला वही है क्या? सिग्मा इज इक्वल टू एफ बटा ए। नॉर्मल स्ट्रेस को आप किससे डिनोट कर दो? सिग्मा एन से। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल। ये फोर्स कैसा होगा? नॉर्मल फोर्स। बात खत्म है। अगर फोर्स नॉर्मल है तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट स्ट्रेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। If the applied force is perpendicular to the cross-sectional area of object, then the stress developed in the object is known as normal stress. अगर बाह्य बल क्या है? लंबवत है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, तो जो उसमें प्रतिबल पैदा होगा उसे अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अब बात करें नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फिर दो टाइप्स के हैं। कौन कौन सी? नॉर्मल स्ट्रेस है उसके दो टाइप्स हैं। एक तो है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और दूसरा क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? टेंसाइल स्ट्रेस। हिंदी में कहूं तो संपीड़न प्रतिबल, और इसको हिंदी में कहूं तो तनन प्रतिबल। तनन प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल के फिर दो टाइप्स हैं, एक तो संपीड़न और एक तनन प्रतिबल। अब एक एक को टेकल करते हैं। तनन का मतलब क्या है? अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, तनी तान दी। तान दी मतलब खींच दी। तनन कहां से बना है? तानने से बना है। जब किसी चीज को आप खींचोगे तो उसमें जो प्रतिबल पैदा होगा तो वो कौन सा प्रतिबल होगा? दैट प्रतिबल इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल। और जब आप किसी चीज को दबाओगे, दबाना मतलब संपीड़न, तो उसमें जो प्रतिबल पैदा होगा उसे आप क्या कहोगे? संपीड़न प्रतिबल। मान लिया मैं लिखता हूं पहले टेंसाइल स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस पढ़ते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस। ये एक ऑब्जेक्ट है,
आपने इस पे फोर्स लगा दी, एक फोर्स ये रहा, इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा दी, एक की डायरेक्शन ये है, एक की डायरेक्शन ये। जब आप इसको पकड़ के खींचोगे तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और डायामीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ने के कारण इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हुई है उस स्ट्रेस को हम क्या कहेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। तो डेफिनेशन लिखूं तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लेना। इफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, if two equal and opposite force applied on a object in such a manner that its length increase and diameter is decreased, then the stress developed in object is known as tensile stress। अगर आप उल्टा कर दो, कैसे कर दो, उल्टा, कैसे उल्टा, ये रहा एक ऑब्जेक्ट, आपने इस पे फोर्स लगा दिए ऐसे, फोर्स इक्वल है, ये भी फोर्स क्या है, एफ, ये फोर्स भी क्या है, एफ। अब क्या हुआ, इस फोर्स के कारण जब आप किसी को दबाओगे तो क्या होगा गुरुदेव, लेंथ कम होगी, लेंथ क्या होगी, कम होगी, और डायामीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यदि लेंथ कम हो जाए तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी, दैट स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसके डेफिनेशन में फिर बोल देता हूं। if two equal and opposite force applied on a object in such a manner that its length decreases and diameter increases, then stress developed in object is known as compressive stress। तो यहां कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल स्ट्रेस। यहां कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यहां कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, कंप्रेसिव स्ट्रेस। यदि हिंदी मीडियम वाले सुन ले, यदि किसी पिंड पर दो समान व विपरीत दिशीय बल इस प्रकार लगाए जाए कि लंबाई में वृद्धि हो तथा व्यास में कमी हो, तो पिंड में उत्पन्न या वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को तनन प्रतिबल कहते हैं। और संपीड़न प्रतिबल की क्या डेफिनेशन लिखोगे, जब किसी वस्तु पर दो समान व विपरीत दिशीय बल लगाए जाए, इस प्रकार लगाए जाए कि लंबाई में कमी हो और व्यास में वृद्धि हो। लंबाई में कमी होगी तो जो प्रतिबल पैदा होगा उसे क्या कहेंगे, संपीड़न प्रतिबल कहेंगे। एक बात ध्यान रखना, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अपोजिट है, समझ आया सर, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, अपोजिट है। ये भी फोर्स क्या है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर। ये भी क्या जा रहे हैं, अपोजिट। पहले वाले केस में ये अपोजिट है तो यही तो आगे जाके जा रहे हैं, ये भी क्या है, अपोजिट है। तो दोनों केस के अंदर फोर्स क्या है, अपोजिट है। इनको मैं बेहद सरल तरीके से बता देता हूं, ये तो सब्जेक्ट के हिसाब से बताया है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे खींचोगे तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस, तनन प्रतिबल होगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दबाओगे तो इसमें जो प्रतिबल पैदा होगा वो कौन सा होगा, संपीड़न प्रतिबल होगा। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस कौन सी होती है, अगर फोर्स क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल हो तो जो ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस डेवलप होगी दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, एक तो कौन सी है, टेंसाइल, और एक कौन सी है, कंप्रेसिव। टेंसाइल का मतलब आप पुल कर रहे हो, कंप्रेसिव का मतलब आप क्या कर रहे हो, इसको पुश कर रहे हो, दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट टाइप है shear stress। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेस इज shear stress, दैट इज अपरूपण प्रतिबल। अपरूपण प्रतिबल। मक्खी खराब कर रही है, ज्यादा डिस्टर्ब करने लगी भाई ये।
प्रतिबल, इसका क्या नाम लेंगे? शियर स्ट्रेस। क्या नाम है? शियर स्ट्रेस। अब देखो, शियर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टो। अरे ताऊ नहीं लिखा हुआ, कहीं हिंदी मीडियम वाले पढ़ ले गुरुजी ताऊ। अरे ताऊ नहीं है, टो है। क्या लिखा हुआ है? टो लिखा हुआ है। शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय टो। अब देखिए, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, पहले सिंपल सुन लो, लोड नहीं लेगा, एकदम चिल, शांति से समझो। जब फोर्स कैसा हो, 90 डिग्री पे हो, तो जो स्ट्रेस डेवलप होती है वो कौन सी थी? नॉर्मल स्ट्रेस। जब परपेंडिकुलर हो गया, अब क्या बचा? पैरेलल। अगर फोर्स कैसे लगेगा? पैरेलल लगेगा सरफेस के, टेंजेंशियल लगेगा, टच करता हुआ लगेगा, तो स्ट्रेस कौन सी होगी? शियर स्ट्रेस। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, फिक्स तो करना पड़ेगा, जब तक आप फिक्स नहीं करोगे स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी। मैंने इसको इस सरफेस से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, और यहां से एक फोर्स लगा। ये कौन सा फोर्स होगा? टेंजेंशियल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? टेंजेंशियल फोर्स। हिंदी में कहूं तो अपरूपण बल। कौन सा बल? अपरूपण बल। अंग्रेजी में कहूं तो शियर फोर्स। अंग्रेजी में कहूं तो शियर फोर्स। शियर फोर्स को ही बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। हिंदी में कहूं तो स्पर्श रेखीय बल। जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे ना, तो ये एंड तो इसका फिक्स है, और ये ऑब्जेक्ट कैसे चला जाएगा? आगे की तरफ ऐसे झुक जाएगा। एक मोटी सी किताब लेना, उसको ऊपर से फोर्स लगाना, तो वो कैसे चली जाएगी? इस टाइप चली जाएगी। मतलब इसकी ये रेक्टेंगल से ये कैसा हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। शेप बदल गई, साइज नहीं बदला। शेप बदल गई, साइज नहीं बदला। कैसे? ये मान लिया 10 सेंटीमीटर है, तो अब भी ये कितना है उत्तर? 10 सेंटीमीटर ही है। शेप बदल गई, साइज नहीं बदला। रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम हो गया। शेप बदल जाए, साइज ना बदले, जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो स्ट्रेस कहलाती है अपरूपण प्रतिबल या शियर स्ट्रेस। दूसरी डेफिनेशन, यदि टेंजेंशियल फोर्स अपरूपण बल या स्पर्श रेखीय बल लगाया जाए, तो स्पर्श रेखीय बल के कारण जो प्रतिबल पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं? शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस में फोर्स कौन सा लगेगा? फॉर्मूला क्या आएगा? फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूला है स्ट्रेस का, F बाई ए। बस दिक्कत क्या है? दिक्कत इतनी सी है, ये फोर्स क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखीय बल। और ये एरिया का बड़ा लोचा है इसके अंदर। ये एरिया कौन सा है? फिक्स्ड सरफेस के अपोजिट सरफेस का एरिया। स्थिर सतह के विपरीत सतह का क्षेत्रफल। स्थिर सतह के विपरीत सतह का क्षेत्र। फोर्स कैसा है? टेंजेंशियल फोर्स, शियर फोर्स। एरिया कौन सा है? एरिया ऑफ फेस अपोजिट टू फिक्स्ड फेस। न्यूमेरिकल में बड़ी प्रॉब्लम होती है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको आई से फिक्स कर दिया, कहीं से? आई से। किससे चिपका दिया? फेविकोल से। किससे चिपका दिया? फेविकोल से। और मैं फोर्स लगा रहा हूं इस पे आई से। कहीं से? आई से। टच में टाइप ऐसे स्पर्श करता हुआ जा रहा है, कहीं से? आई से। तो फोर्स लगाया, ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? रेक्टेंगल। ये आपको ये एक ही फेस दिख रही है, तो ये यहाँ पे फोर्स लगाया, तो ये रेक्टेंगल से क्या बन गया? पैरेललोग्राम बन गया। शेप बदल गई, साइज नहीं बदला, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी उस स्ट्रेस को क्या बोलेंगे? अपरूपण प्रतिबल। तो बल कौन सा लेंगे? ये जो स्पर्श करता हुआ जा रहे हैं। और क्षेत्रफल कौन सा लेंगे?
ये वाली सरफेस फिक्स है, इसके जस्ट अपोजिट सरफेस का क्षेत्रफल, ये काला जो आपको दिख रहा है उसका क्षेत्रफल। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर न्यूमेरिकल में आपके प्रॉब्लम आएगी, ये क्षेत्रफल कौन सा लेना है, एरिया कौन सा लेना है, वो दिक्कत आएगी। दोबारा देख लो, ये फिक्स है, फिक्स के अपोजिट कौन सा है, ये वाला एरिया। अगर ये सरफेस फिक्स है, फोर्स ऐसे लग रही है, तो फोर्स के अपोजिट ये वाला एरिया। अगर ऐसे फिक्स है, ऐसे फोर्स लग रही है, तो ये वाला सरफेस एरिया। यहां पर बहुत डाउट होता है, नॉर्मल के अंदर कैसे फोर्स था, ऐसे, और नॉर्मल फोर्स के क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला एरिया। ऐसे लग रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे, जो परपेंडिकुलर एरिया है वो लेना है। बट शेयर स्ट्रेस के अंदर आपको जो एरिया फिक्स है, जो सरफेस फिक्स है, उसके अपोजिट का एरिया लेना है। ये हमने गड़बड़ कर दी ना, शेयर स्ट्रेस को किससे डिनोट करते हैं, टो से। तो टो क्या आ गया, एफ बाई ए। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, एफ बाई ए। जब भी न्यूमेरिकल के अंदर स्पर्श रेखीय बल टेंजेंशियल फोर्स दे दे, इट मींस आपको क्या करना है, शेयर स्ट्रेस ही कैलकुलेट करनी है, वही कैलकुलेट करनी है। अब एक थर्ड टाइप की सीधी सी बात है, द स्ट्रेस विच इज परपेंडिकुलर द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस, द स्ट्रेस विच इज पैरेलल टू द सरफेस इज नोन एज शियर स्ट्रेस। जो प्रतिबल सतह के लंबवत होता है अभिलंब प्रतिबल कहलाता है, और जो प्रतिबल सतह के समांतर होता है अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। दुनिया भर की परिभाषाएं हैं, जो बोलो सही है। बस आपको तो न्यूमेरिकल के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स कौन सा है, स्पर्श रेखीय बल है, और क्षेत्रफल कौन सा है, स्थिर सतह के विपरीत सतह का क्षेत्रफल है। एक लास्ट टाइप मैं बता देता हूं, आप कह रहे हो सर आप दो स्ट्रेस से काम चल जाएगा। मान लो आपको कोई डायग्राम दे दे ऐसे, कैसे, ऐसे लेवल का क्वेश्चन ये बन गया, इसका नॉर्मल कैसे है, नॉर्मल ऐसे, ये रहा नॉर्मल 90 डिग्री पे है, ये रहा 90। आपको क्या कहता है, एक फोर्स लग रहा है, वो नॉर्मल से कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा पे। अब इसमें स्ट्रेस कौन कौन सी डेवलप होगी, ना तो ये फोर्स नॉर्मल है और ना ही ये फोर्स टेंजेंशियल है। टेंजेंशियल होता तो ऐसे लगना चाहिए था, नॉर्मल होता तो कैसे लगना चाहिए था, ऐसे। तो अब इसमें स्ट्रेस कौन सी डेवलप होगी, टेंशन नहीं लेना, कंपोनेंट ले लो। ये इधर थीटा है तो ये क्या बन जाएगा, एफ कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो एफ साइन थीटा क्या है, एफ साइन थीटा है, एफ साइन थीटा क्या है, स्पर्श करता हुआ जा रहा है, स्पर्श रेखीय। तो इसके कारण कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस। और इस फोर्स के कारण कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसमें फोर्स नॉर्मल भी नहीं लग रहा और पैरेलल भी नहीं लग रहा, नॉर्मल से थीटा एंगल पे लग रहा है। तो यहाँ पे दोनों टाइप की स्ट्रेस डेवलप होगी, एक तो नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होगी और आपके दूसरी कौन सी होगी, शियर स्ट्रेस डेवलप होगी। तो ये एरिया लेना है, ये एरिया लेना है। अगर आपसे पूछे फाइंड नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एफ अपॉन ए। नॉर्मल फोर्स कितना है, एफ कोस थीटा अपॉन ए। अगर आपको पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगी, एफ अपॉन ए। एफ कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स, और यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स कितना है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा अपॉन। कई बार और लफड़ा कर देता है, ये एरिया नहीं देता है, एरिया कौन सा दे देता है, ये वाला एरिया दे देता है। सीधी सी बात है, ये एरिया कितना है पुत्र, ए। तो ये एंगल कितना है आपका, थीटा दे देगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। सीधी सी बात है, ये ए है, ये एंगल वो थीटा देता है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा। तो यहाँ पे आप, नहीं ऐसे मत करो इसको, सॉरी,
एक मिनट, ये एंगल आप, ये एरिया क्या दे दिया आपको, ए, ये कितना है, थीटा। मान लिया ये एरिया क्या है, ए डैश। तो ये एंगल के सामने कौन है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने कौन है, हाइपोटेनियस। और ये कौन है, बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बताता है, एल ए एल के ए। आधार और करंट कौन बता रहा है, कोस थीटा। तो यहां पे आप लगाओगे कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा करंट। आधार बटा करंट, आधार मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, बेस है ए, हाइपोटेनियस कितना है, ए डैश। ये क्या आ गया पुत्र, कोस थीटा। तो यहां से ए डैश क्या आ जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा। तो यहां पर अगर आपको ये एरिया दे दे और आपको ये ए डैश बोल दे, तो ए डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अपॉन कोस थीटा। अगर मैं यहां पे लिखूं तो एफ कोस थीटा अपॉन ए कोस थीटा, ए कोस थीटा। तो ये क्या आ गया, एफ कोस ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। ये वाले एरिया की वैल्यू फाइंड करो। सेम यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। दोबारा सुन लो ये एक बात, ये ऐसे दे दिया, ये एरिया क्या है, ए। आपको फोर्स कैसे लगा दिया, नॉर्मल से थीटा एंगल पे। अगर ये एफ है तो ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा। ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। इस फोर्स के कारण कौन से स्ट्रेस डेवलप होगी, शियर स्ट्रेस, क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स है। और इस फोर्स के कारण कौन सी स्ट्रेस डेवलप होगी, नॉर्मल स्ट्रेस। पर एरिया कौन सा लोगे आप, ये ए डैश लो। ये एरिया क्या लोगे, ए डैश लोगे। अगर ये थीटा है तो वही सेम प्रिंसिपल लगेगा। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे निकलेगी, एफ कोस थीटा अपॉन ए डैश। और शियर स्ट्रेस कैसे निकलेगी, एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश। और अभी मैंने आपको ये वैल्यू बताई है ए डैश की, ए कोस थीटा वहां पे पुट करो और सॉल्व करो। अब इतना काफी है स्ट्रेस के लिए, एग्जाम के लिए। फिर भी मैं एक लास्ट, हाँ एक और चीज, जो शियर स्ट्रेस है, मैंने आपको क्या कहा, साइज ना बदले, साइज में नो चेंज। और शेप में क्या किए बेटा, शेप में क्या आता है, चेंज। पैरेललोग्राम से क्या हो गया, सॉरी रेक्टेंगल से क्या हो गया, पैरेललोग्राम। साइज नहीं बदलेगा तो कई बुक लिखती है वॉल्यूम रिमेन्स सेम, वॉल्यूम रिमेन्स सेम। वो साइज नहीं लिखती है, वो लिखती है कि शेप बदल जाता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो वो स्ट्रेस क्या होती है, शियर स्ट्रेस है। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों स्ट्रेस कवर हुई। एक मैं बात कर देता हूँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस की, जरूरी नहीं है फिर भी मैं बोल देता हूँ हाइड्रोलिक स्ट्रेस, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होता है जलीय प्रतिबल। मान लो ये कोई स्फीयर है, इसका वॉल्यूम क्या है, v। आपने इसको किस में डुबो दिया, पानी में डुबो दिया। पानी में डुबो दिया तो इसके, पानी इसको चारों तरफ से दबाएगा, दबाएगा तो इसके वॉल्यूम में क्या आएगी, कमी आएगी। कितनी कमी आ गई, मान लिया माइनस डेल्टा वी। यहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, शेप नहीं चेंज हो रही। पहले क्या चेंज हो रहा था, शेप चेंज हो रही थी, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था। अब क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, शेप नहीं। स्फीयर है, अब भी स्फीयर है, बट वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज होने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसे हम क्या बोलते हैं, जलीय प्रतिबल या हाइड्रोलिक स्ट्रेस। एक बार में मैं छोटा सा है रिवाइज करवा देता हूँ। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, F by A।
दो टाइप की है, नॉर्मल और shear स्ट्रेस। है तो बहुत टाइप की, हमें दो ही पढ़ना है, नॉर्मल और shear। अगर बल लंबवत लगे तो जो प्रतिबल होगा वो कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल, और अगर बल स्पर्श रेखीय लगे तो वो बल क्या कहलाए, प्रतिबल क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। सूत्र सेम है, F बटा A, फॉर्मूला यही है। बस अगर अभिलंब प्रतिबल है तो बल कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और क्षेत्रफल कैसा होगा, अनुप्रस्थ काट का। और अगर यही शीयर स्ट्रेस है तो F क्या होगा, स्पर्श रेखीय बल होगा, और A क्या होगा, स्थिर सतह के विपरीत सतह का क्षेत्रफल। अभिलंब प्रतिबल दो प्रकार का होता है, बल अगर लंबवत लगे तो बल प्रतिबल कैसा होगा, तनन पर खींचने वाला लगे तो तनन प्रतिबल, लंबाई बढ़ रही होगी तो तनन प्रतिबल। अगर बल दबाने वाला लगे, लंबाई कम हो रही हो तो संपीड़न प्रतिबल। एक बात मैं बता देता हूं, बहुत सी किताबों में एक प्रतिबल का नाम और लिखा रहता है, वो होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो नॉर्मल स्ट्रेस को ही लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अलग से कुछ नहीं है, किताबों में अलग अलग लिखा है। नॉर्मल स्ट्रेस ही क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहलाता है। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत, बने रहे।